नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज आप सभी के लिए जो मॉडल पेपर बताया जाएगा, जो गेस्ट पेपर आपको बताया जाएगा, वो है बच्चे और बचपन का। इस प्रश्न पत्र में आपको पास होने के लिए 28 अंकों की आवश्यकता होगी पास होने के लिए, और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा साथियों। जितने भी विद्यार्थी अगर इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। बिल्कुल प्रश्न आपके इस मॉडल पेपर से यानी इस गेस्ट पेपर से सीधे ही फंसेंगे। मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ इनके। तो जितने भी विद्यार्थी अभी फ़िलहाल में वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर पर जाएंगे। अपना पूरा कोर्स 10 जो हमारे पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, उन 10 पेपरों के आपके प्रत्येक पेपर के 3 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। टोटली 30 गेस्ट पेपर हैं और इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपकी 70-80% से कम नहीं बनेगी। ठीक है, 70 से कम नहीं बनेगी, ऊपर ही ऊपर बनेगी आपकी। इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम पेपर के अंदर डायरेक्टली, क्योंकि मैं लगातार 6 वर्षों से आपके लिए इसी प्रयास को लगातार करता रहा हूँ और हर वर्ष हमारे राजस्थान में टॉपर रहते हैं। BSTC फर्स्ट ईयर में साथियों हमारे टॉपर रहे हैं 94%। देवकी शौगरवाल भरतपुर से हैं। मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रूफ भी दिखाए हैं जिनकी परसेंटेज 80%, 85+ है। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर के, वो सभी अपना कोर्स ज्वाइन कर ले, सबके सब टोटल, और जिसका प्राइस है मात्र 129 रुपये। दोस्तों, आपकी 700-800 रुपये की तो सीरीज़ ही आती है, आप समझिएगा। और मैं आपसे मात्र 129 रुपये ले रहा हूँ और पूरी गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपकी बैक लगती है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग खुद पढ़ के नहीं गए हो। हालांकि आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, यहाँ से बस पढ़ के आपको जाना है। जो मटेरियल मैं दूंगा इससे बाहर नहीं जाएगा, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इतना तो आप समझ रहे हैं। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार इस क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, समर हिल स्कूल के संस्थापक कौन थे? समर हिल स्कूल के संस्थापक थे साथियों A.S. नील। क्वेश्चन आपका पहला राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स, इस पुस्तक के राइटर कौन है? इस पुस्तक के राइटर है साथियों रिचर्ड्स। कौन है? रिचर्ड्स। ऑप्शन आपका बी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सब्सक्राइब कर लो भैया और एप्लीकेशन पे ज़रूर से ज़रूर कोर्स ज्वाइन करना, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से हर वर्ष प्रति वर्ष आपके बच्चे हज़ारों स्टूडेंटों के लिए लगभग 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट मेरे यहाँ से कोर्स परचेज करते हैं पूरे राजस्थान में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और हर वर्ष जो परसेंटेज है वो 90+ रहती है। तीसरा क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार आश्चर्य संवेग किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? तो भाई ये किस मूल प्रवृत्ति से है? आश्चर्य का संबंध होता है साथियों जिज्ञासा से। ठीक है, और ध्यान रखना, विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग और 14 ही मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। ठीक है, और ध्यान रखना, आपको अगर पलायन की बात करें तो पलायन जो संवेग है इसका संबंध होगा भय से। किससे होगा? भय से होता है, ध्यान रखना। सामूहिकता का संबंध किससे होता है? एकाकीपन से। किससे होगा? एकाकीपन से। इस तरीके से आप लोग साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हो साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय परक बच्चे के विकास की पंचतंत्रीय व्याख्या करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? ध्यान रखना, जिन्होंने पारिस्थितिकी परक मॉडल सिद्धांत जो दिया था वो है यूरी ब्रैनफेन-बेर्नर। ध्यान रखना, और उन्होंने 5 मॉडल दिए, 5 तंत्र बताए थे, 5 सिस्टमों की बात की थी। ठीक है, जैसे माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, ठीक है, एक्जो सिस्टम, ये 5 तंत्र जो दिए थे ना, वो यूरी ब्रैनफेन-बेर्नर ने दिए थे। इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी का चैप्टर भी बहुत अच्छा है ये। आगे बात करते हैं, A.S. नील किस तरह का स्कूल बनाना चाहते थे? A.S. नील किस तरह का स्कूल बनाना चाहते थे? तो देखिएगा, A.S. नील ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जिसमें शिक्षा बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए, विद्यालय बच्चों के अनुरूप ढाला जाए। वो मनमर्जी का विद्यालय खोलना चाहते थे और इसीलिए तो हमारा जो A.S. नील का स्कूल है उसको मनमर्जी का विद्यालय कहा जाता है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 2006 को की गई थी। नोट कर लीजिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरा लास्ट तक क्लास को देखना, मज़ा तभी आएगा।
वयसंधि काल व टीन एज को परिभाषित कीजिए। वयसंधि काल क्या होता है? वह बाल्यावस्था, यह बाल्यावस्था व किशोर अवस्था के मध्य की अवस्था होती है, जो हमेशा इन बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के मध्य में एक ब्रिज का कार्य करती है, एक सेतु का काम करती है, एक पुल का काम करती है। और बात करें टीनेज की, तो देखिए 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की अवस्था जो है ना, ये हमारी कहलाती है टीनेज। ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम के बारे में आप क्या समझते हैं? डाउन सिंड्रोम, ये तो रीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। डाउन सिंड्रोम देखिए, यह रोग जन्मजात होता है जो आनुवंशिकता की अनियमितता के कारण होता है। इसमें 46 गुणसूत्रों की जगह पर 47 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है और तंत्रिका तंत्र कैसा हो जाता है? दोषपूर्ण हो जाता है, और यही कहलाता है डाउन सिंड्रोम। नाम तो है डाउन सिंड्रोम, परंतु गुणसूत्र एक बढ़ जाता है, नाम के जस्ट विपरीत काम हो रहा है ना, तो ये डाउन सिंड्रोम है। अगला क्वेश्चन है 9वां, सामाजीकरण किसे कहते हैं? है ना, तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से प्राणी शास्त्रीय व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है, उसे हम सामाजीकरण कहते हैं। नोट कर लीजिए सभी, पढ़ के जाना आनंद के साथ में, बहुत मजा आएगा। समरहिल स्कूल को मन मर्जी का स्कूल क्यों कहा जाता है? लो बताओ भाई, क्यों कहा जाता है? अर्थात इस विद्यालय की कौन कौन सी कमियां थी? भाई इस विद्यालय के अंदर जो A.S. नील ने खोला था उसमें कौन कौन सी कमियां थी, तभी तो उसको मनमर्जी का विद्यालय कहा जाता है। तो इसका आंसर सुनिए कमियों के बारे में। समरहिल स्कूल को मनमर्जी का स्कूल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें कोई भी कानून और कोई भी शिष्टाचार के नियम नहीं थे। इस विद्यालय में बच्चों को मुक्त छोड़ दिया जाता था, फ्री छोड़ दिया जाता था, बच्चों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता था। तीसरी कमी थी इसकी, इस स्कूल में बच्चों को अनुशासन, नैतिक मूल्य कुछ भी नहीं सिखाया जाता था। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है। देखो भाई, समरहिल स्कूल की स्थापना किस मूल सिद्धांत के आधार पर की गई थी? अब ये प्रश्न आपको पढ़ना है अपनी सीरीज में से, यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। देखो जो प्रश्न मैं आपको अथवा में बता रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे, पर चैप्टर लंबा होने की वजह से, क्लास 2 घंटे की होने की वजह से मैंने आपको प्रश्न बता दिया है। अपनी सीरीज में निशान लगा लीजिए और पढ़ के ज़रूर जाएं। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वां है, RTE अधिनियम क्या है समझाइए। RTE अधिनियम क्या है? देखो, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का लागू होना भारतीय बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का एक अधिकार है। निःशुल्क एवं बाल केंद्रित, बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षा दोनों को सुनिश्चित करने का इस तरह का एक राष्ट्रीय प्रावधान, जिसके अंतर्गत कुछ विषय शामिल हैं और इस विषय की वजह से ही कुछ देशों में ये लागू किया गया है। जानकारी के लिए याद रखना, RTE अधिनियम की अगर बात करूं मैं, तो देश के अंदर बात करें कि हमारे भारत में कब लागू हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी, ये क्वेश्चन रीट में भी आया हुआ है और VSTC में भी कई बार लगातार पूछा जा रहा है। अथवा में आपका क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब व कैसे की गई थी, आपको संक्षेप में व्याख्या करनी है और ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 2 में मिल जाएगा, निशान लगा लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां, राजस्थान सरकार के द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनका उल्लेख कीजिए। तो देखिए कौन कौन सी संस्था है, 3 संस्थाएं हैं ऐसी। पहले नंबर पर है जिला बाल संरक्षण इकाई, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, DCPU। प्रत्येक ज़िले में ये एक इकाई होती है जो ICPS योजना के अंतर्गत RSCPS के अंग के रूप में कार्य करती है और इस इकाई का जो मुखिया होता है, सर्वेसर्वा होता है, वो जिला कलेक्टर साहब होते हैं। दूसरी हमारी इकाई है ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, ठीक है, BLCPC। यह प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक होती है, यानी प्रत्येक तहसील में एक होती है
और ध्यान रखना प्रत्येक ब्लॉक पर 4 दिसंबर 2012 को इस ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया था। छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है BLCPC का गठन 4 दिसंबर 2012 को किया गया। अगला है तीसरी जो इकाई है वो है पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति यानी PLCPC। ग्राम पंचायत स्तर पर PLCPC का गठन किया जा रहा है। यह समिति बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा व उत्तम स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है, जिसका संबंध किससे है? आंगनवाड़ी से है, ध्यान रखना। अथवा में हमारा क्वेश्चन है बाल कल्याण समिति के कार्य और बाल कल्याण समिति का गठन, इसका उल्लेख आपको पढ़ना है। ये प्रश्न यूनिट नंबर 2 में मिलेगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला हमारा है 13वां क्वेश्चन देखेंगे। सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, पैसा लग जाए मेरी गारंटी एक भी। हाँ भाई, बात करते हैं किशोर अवस्था की विशेषताओं। किशोर अवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो यह बाल विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष के मध्य मानी जाती है। यह अवस्था बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था यानी बाल्यावस्था के बाद में आती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? अमूर्त चिंतन करने लगता है और दिवा स्वप्न का शिकार हो जाता है। दिवा स्वप्न, नाइट में सपने देखता है, रात में बुरे बुरे सपने देखता है ना। इस अवस्था में शारीरिक विकास तेज होता है और गौण लैंगिक लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। स्त्री में, लड़की में गौण लैंगिक लक्षण अलग प्रकट होते हैं, लड़कों में अलग प्रकट होते हैं। अब आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, किस अवस्था को किशोरों तथा झंझावतों की अवस्था कहते हैं? तो वो साथियों किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था को झंझावत और तूफानों की अवस्था जो कहा है वो कहा है स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल साहब ने कहा है किशोर अवस्था को तूफानों और झंझावतों की अवस्था। अथवा में आपका क्वेश्चन है, आपको शेष अवस्था की विशेषताएं और पढ़ के जानी है ना। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? परिभाषा दीजिए। यानी परिपक्वता किसे कहते हैं? परिपक्वता का मतलब क्या है? तो बाल विकास के क्षेत्र में सबसे पहले अर्नोल्ड गैसेल साहब ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रखना। गैसेल ने परिपक्वता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि परिपक्वता शरीर की आंतरिक अवस्था के कारण उत्पन्न स्नायु व मांसपेशियों की प्रौढ़ता व दृढ़ता होती है, जिस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। गैसेल साहब का एक विचार भी था कि विकास की निश्चित अवस्थाओं में कुछ निश्चित स्नायुविक और मांसपेशियों में परिवर्तन होता है। तो नोट क्या निकल के आया? सबसे पहले परिपक्वता शब्द किसने दिया? ऑब्जेक्टिव में याद रखना, अर्नोल्ड गैसेल ने दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वृद्धि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, वृद्धि को परिभाषित करते हुए गामक विकास की विशेषताएं लिखो। गामक विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये आप लोगों को बताना है साथियों। याद कर लीजिएगा सभी प्रश्न। सभी याद कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को यूनिट नंबर 4 में आपको मिलेगा, है ना जी। आगे देखिएगा, जॉन बॉल्बी के लगाव की विशेषताएं बताइए। जॉन बॉल्बी के लगाव की सिद्धांत जो है इसकी क्या क्या विशेषता है? मोस्ट क्वेश्चन है जॉन बॉल्बी का, एग्जाम में 101% आएगा इस बार, है ना भाई। तो देखिएगा इसके सिद्धांत की विशेषताएं, पहली है सुरक्षित लगाव। जब बच्चे के साथ संरक्षक मौजूद होता है तो वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। कैसा करता है? सुरक्षित है। बच्चे जब किसी माँ बाप की या किसी संरक्षक की गोदी में होते हैं तो बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में समझते हैं। मध्यस्थ और उभयमुखी लगाव, ठीक है। उभयमुखी लगाव वाले बालक उस समय व्याकुल हो जाते हैं जब उन्हें संरक्षक से दूर किया जाता है। और तीसरी विशेषता है उपेक्षित लगाव। इस प्रकार के बालक अपने संरक्षक से दूर रहना चाहते हैं, उनको किसी के भी आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने वाले कारकों के नाम लिखो। तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगा, नोट कर लीजिएगा सभी। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, बालक के सामाजिकरण की व्यक्तित्व विकास में क्या भूमिका है?
सामाजिकरण में व्यक्तित्व विकास की क्या भूमिका है? तो देखेंगे, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवहार, धारणाएं, विचार, मूल्य आदि ग्रहण किए जाते हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग मानते हैं। व्यक्तित्व का विकास आत्मा के विकास पर निर्भर करता है और आत्मा की उत्पत्ति सामाजिक अंतःक्रिया में होती है। आत्मा का विकास एक प्रकार से कार्य ग्रहण से संबंधित है। आत्म प्रेरणाओं व अभिवृत्तियों को अंतर्विष्ट किया जाता है या करता है, इसी से आत्मा का स्वरूप बनता है। किम्बल यंग का एक मत है, इनका कथन है कि आत्मा की उत्पत्ति सामाजिक क्षेत्र में क्रिया के द्वारा होती है और ये सब क्रियाएं सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। इस प्रकार व्यक्तित्व का विकास सामाजिकरण पर आधारित है। याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण करने में परिवार और सोशल मीडिया, ठीक है, मोबाइल, टेलीविज़न, इनकी क्या भूमिका है, इनका आपको उल्लेख याद रखना है। ये आपका प्रश्न 6 मिलेगा, यूनिट नंबर 6 में। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर का, साक्षात्कार को अन्य उपकरणों की तुलना में श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? अर्थात आपको साक्षात्कार की विशेषताएं बतानी है। तो देखिएगा आंसर इसका, साक्षात्कार उन व्यक्तियों के लिए गोपनीय सूचना प्राप्ति का साधन है जिन्हें वह लिखना चाहता है। दूसरी विशेषता है, साक्षात्कारकर्ता अपने अनुसंधान का उद्देश्य प्रत्यक्षतः स्पष्ट कर सकता है। आज व्यक्ति लिखने की अपेक्षा विचार विमर्श को महत्व देता है। साक्षात्कार में इच्छा अनुसार सभी प्रश्नों के उत्तर लिए जा सकते हैं। साक्षात्कार के द्वारा अनुसंधानकर्ता विषय को प्रेरित कर अनुभवों को प्राप्त कर सकता है। और छठवीं विशेषता है कि साक्षात्कारकर्ता पूरक प्रश्नों द्वारा विषय के प्रश्न में के त्रुटिपूर्ण अर्थ का स्पष्टीकरण कर सकता है। अथवा में आपका प्रश्न है, साक्षात्कार के तत्व और प्रक्रिया के चरणों के बारे में आपको याद रखना है। यूनिट नंबर 7 का प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, निशान लगा लीजिए। अब हम आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्नों पर। 18वां प्रश्न देखिए, बाल साहित्य से क्या तात्पर्य है? वर्तमान में उपलब्ध बाल साहित्य वर्तमान साहित्य के अनुरूप है या नहीं? किन्हीं 2 बाल साहित्यिक पुस्तकों के नाम भी आपको लिखने हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बाल साहित्य का अर्थ और उसकी परिभाषा। सबसे पहले, गद्य पद्य की सरल छोटे छोटे वाक्यों में वे रचनाएं जो बालकों के लिए उपयोगी होती हैं बाल साहित्य माना जाता है। बाल साहित्य में लेखक बालक जैसा अनुभव करता है, रोचक आकर्षक रचना रचता है। इसमें कठिन शब्दावली, व्यंजन गुच्छ, लंबे वाक्य, विस्तृत आकार की रचना आदि होता है। अब बाल साहित्य का परिचय। हिंदी बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है। पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा की कहानी है, ध्यान रखना। हितोपदेश, कथा शरत सागर, जातक कथा व अन्य संस्कृत कथा साहित्य की गौरवशाली धरोहर भी हमें बाल साहित्य में मिली है। कविता कहानी बच्चों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। अपने संगठनात्मकता के कारण कविताएं उन्हें सहजी कंठस्थ हो जाती हैं। उन्हें कविताएं सबसे ज़्यादा भाती है, सबसे अच्छी लगती हैं, जो उनके मन को छू लेती है और जुबान पर चढ़ जाती है। वे कविताएं उन्हें प्रिय लगती हैं जो रोचक और कौतूहलपूर्ण होती हैं। आज के बच्चों का या आज के बालक का एक निजी संसार है। उस संसार में उसके सपनों का कलरव है। उस संसार में उसके अपने व्यक्तित्व और अस्मिता का ज्योतिर्मय छटा भी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में उपलब्ध बाल साहित्य मुख्यतः विज्ञान की फंतासी कथाओं की कल्पनाओं पर आधारित, जिसमें संवेदनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बच्चों को अधिक यांत्रिक बना रहा है, जिसे बच्चे स्वयं में ही लीन होकर के सामाजिक सहभागिता से दूर होते जा रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं 2 बाल साहित्यिक पुस्तकों के नाम। एक का नाम तो है चंपक, दूसरा है बालहंस, नाम याद रखना। उसके बाद है रूपक, है ना। रूपक के बाद चाचा चौधरी, ये सब बाल साहित्यिक पुस्तकों का नाम है। चाचा चौधरी, ये 4 बता दी मैंने, ठीक है ना, याद रख लेना। अब आपका अथवा में प्रश्न है, गिरजू भाई वधेका का जीवन परिचय और उसके कौन कौन से कार्य हैं
उल्लेख कीजिएगा। इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की थी, ध्यान रखना, ठीक है ना, बाल मंदिर की स्थापना की। तो इनके जीवन परिचय के बारे में, इनके कार्य को उल्लेख के बारे में याद रखना है। गीजूबाई बधिका को हम मूंछों वाली माँ कहते हैं, ध्यान रखना, मूंछों वाली माँ, मूंछों वाली माँ के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये आपको पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 19वां। उससे पहले देखिएगा, आप ज़रूर ज्वाइन करना दोस्तों। 129 रुपये का कोर्स आपके लिए कोई बहुत बड़ी धरोहर नहीं है, पर ध्यान रखेंगे आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएँ। ज़रूर से ज़रूर कोर्स ज्वाइन करना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा हर साल की तरह। 129 रुपये में आप लोग है ना, ये मत सोचना कि कोई बहुत बड़ी मैंने प्रॉपर्टी आपके लिए ली, पर आपके लिए एक अगर बैक बच जाती है पेपर में तो वो ये समझिए लाख पाई है। प्रश्न 19वां है, असंतुलित पोषण से शारीरिक विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है? बच्चे अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होते हैं, अतएव उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों का अनिवार्य है। सक्रियता स्तर अधिक होने के कारण उनकी शारीरिक वृद्धि भी तेज गति से होती है, इसलिए बच्चों को पोषक भोजन देना चाहिए। पोषण का बच्चों के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। उन्हें आहार देना ही पर्याप्त नहीं, अपितु उस आहार में निहित संतुलित पोषक तत्वों का होना भी जरूरी है, जिससे शरीर के लिए अपेक्षित पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पोषक तत्वों के 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं पोषक तत्व, 5 याद रखना, ठीक है। और वैसे तो पोषक तत्व 6 माने जाते हैं, पर अपनी बुक में 5 दे रखे हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और एक और है आपका जल। ये 6 पोषक तत्व है। जल भी हमारे पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। साथ ही हमें यह समझना होगा कि भोजन में अपेक्षित पोषक तत्वों की कमी और अधिकता दोनों ही हानिकारक हैं। एक तो आप लोग कम खा रहे हो तो भी परेशानी है, और ज़्यादा डाइट खाओगे तो भी परेशानी होगी। संतुलित होना चाहिए। इन दोनों स्थितियों में कुपोषण हो जाता है। कुपोषण शब्द क्या है? अब कुपोषण शब्द का मतलब है अल्प पोषण या अति पोषण। आप कम खा रहे हो, आवश्यकता से कम है तो कुपोषण है, आवश्यकता से ज़्यादा खा रहे हो तो भी कुपोषण है। आहार के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है। इनके सही अनुपात में नहीं होने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, इसलिए पोषक तत्वों का संतुलन जरूरी है। कुपोषण का मुख्य कारण देखिए असंतुलित भोजन है। असंतुलित भोजन के कारण कौन कौन से हैं? या तो गरीबी होगी, अज्ञानता, खाद्य पदार्थों की सीमित उपलब्धता, भोजन संबंधी अनुपयुक्त आदतें, ये हमारे कुपोषण की क्या है कारण। कुपोषण से कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से क्वाइस्क्योर रोग, मैरेस्मस, विटामिनों की कमी से रतौंधी रोग होता है ए की कमी से, बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, रक्त अल्पता आती है आयरन की कमी से। ये सब रोग होते हैं। अतः पोषक व संतुलित आहार लेने से उपयुक्त शारीरिक विकास होता है, इसलिए हमें पोषक तत्वों की तरफ और संतुलित भोजन की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, शारीरिक विकास के महत्व में प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? यानी शारीरिक विकास का महत्व और उसके प्रमुख आधार। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व विकास के निर्धारित तत्वों के बारे में विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो व्यक्तित्व के निर्धारण से तात्पर्य कुछ ऐसे कारकों से होता है जिससे व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने कारकों को 2 भागों में विभाजित किया। कुछ कारक तो ऐसे हैं जिनका संबंध व्यक्ति की आनुवंशिकता से है, और कुछ कारक ऐसा है जिनका संबंध हमारे किससे है? पर्यावरण से, यानी वातावरण से है। अब देखिए यहाँ पर मैं विभाजन कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 भागों में बांटे गए, आनुवंशिक कारक और पर्यावरण कारक। आनुवंशिक कारक में यानी जैविक कारक में आते हैं हमारे शारीरिक स्ट्रक्चर, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हमारा तंत्रिका तंत्र। जबकि पर्यावरण कारक में आते हैं हमारे 3, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। यहाँ पर सामाजिक कारक भी डिवाइड किए गए हैं। माता पिता की भूमिका, परिवार के सदस्यों का संबंध, जन्मक्रम, स्कूल का प्रभाव, आसपास का पड़ोस, वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक। और सांस्कृतिक कारक है हमारे रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा और परंपराएं। ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तित्व निर्धारण में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जैविक ये सब कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि
समाज में व्यक्ति जितनी अधिक सामाजिक क्रियाओं में भागीदारी निभाएगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही अधिक विकसित होगा। अथवा में आपका प्रश्न है, जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपको रीट में भी है भैया, साइकोलॉजी में। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 5 में मिलेगा क्वेश्चन, जरूर पढ़ के जाएंगे। नैतिक विकास सिद्धांत की 2 अवस्था बताई थी, स्वायत्त अवस्था और परायत्त अवस्था। ठीक है ना, स्वायत्त और परायत्त 2 अवस्थाओं के बारे में जानकारी याद करनी है आपको जीन पियाजे की। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, सहभागी और असहभागी अवलोकन से आप क्या समझते हैं? अवलोकन की क्या उपयोगिता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न है तो याद करना है। सहभागी अवलोकन, इस विधि में अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों की क्रियाओं में स्वयं हाथ बटाता है और समूह का सक्रिय सदस्य बनता है। यहाँ इस तरह अवलोकनकर्ता का क्रियाओं में हाथ बटाने का मुख्य व्यवहारों को स्वाभाविक तरीके से प्रभावित करने से है। उसके बाद है असहभागी अवलोकन। ये क्या होता है? इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक एक अवलोकनकर्ता के समूह में सम्मिलित नहीं होकर उस गतिविधि पर बाहर से दृष्टि रखता है, नज़र रखता है एवं विद्यार्थियों के व्यवहार को बाहर से ही ध्यानपूर्वक देखता रहता है। अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के व्यवहार को विद्यालय के अंदर और बाहर किसी भी जगह पर ध्यान से देखता रहता है। इसके आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब देखिए अवलोकन की उपयोगिता। इसमें समस्या का चयन किया जाता है, उसके बाद उस समस्या का बारीकी से अवलोकन करके अध्ययन किया जाता है। दूसरी उपयोगिता है पूर्व निर्धारित उद्देश्य, सुनियोजित अवलोकन और सुव्यवस्थित अभिलेखन से यह विधि बहुत उपयोगी बन जाती है। इसके परिणाम विश्वसनीय और वैध होते हैं। अब आपका देखेंगे अथवा में प्रश्न है, 2 प्रश्न मैं बता रहा हूँ अथवा में। सामाजिकरण का पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। यही है साथियों पारिस्थितिकी परक मॉडल सिद्धांत यूरी ब्रैनफेन-बेंडर का। ये पढ़ के जाना है, इसमें 5 तंत्र बताए थे उन्होंने, सिंपल है। उसके बाद है सामाजिकरण की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए इस सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 6, ये दोनों प्रश्न यूनिट नंबर 6 के हैं और जो आपको पढ़ के जाने हैं। आपको ये प्रश्नों में से दोनों में से एक प्रश्न एग्जाम में 101% मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, नोट कर लो आज। थैंक यू सो मच। तो ज़रूर ज्वाइन करना साथियों, खुराना क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको अगर ज़्यादा सबूतों की ज़रूरत है कि आप लोगों के बच्चे यहाँ से नहीं पढ़े, तो मैं आपको हज़ारों प्रूफ दे दूंगा। राजस्थान के बच्चों के मार्कशीट चाहिए, रोल नंबर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, फ़ोटो चाहिए, सब कुछ चाहिए, मैं दे दूंगा। पर आप लोग ज्वाइन कर लो बस। किसी भी कॉलेज का मांग सकते हो आप लोग, उसकी टेंशन मेरी है, क्योंकि मैं राजस्थान की प्रत्येक कॉलेज तक पहुँच चुका हूँ अब। ठीक है साथियों, तो आप लोग पिछले रिजल्ट को देखते हुए आप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।